हेलो फ्रेंड, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके एमपीपीएससी 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि हम बात करें आपका जो न्यू सिलेबस है एमपीपीएससी 2020 के अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक आपको दिया गया है, तो इसमें प्री में किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो करो, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करें यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, सो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो महिलाओं के खिलाफ जो शोषण हो रहा है, महिलाओं का जो शोषण किया जा रहा है, और कई हाई प्रोफाइल केस आते हैं जहाँ पर मामलों को दबा दिया जाता है, तो उन सब के बिहाफ पर महिलाओं का संरक्षण करने हेतु यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की बनाने की मांग जो है वो समय समय पर होती रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो बनाया गया। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है एक क्या है, सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय यानी कि आपकी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सी बॉडी आपकी यहाँ पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप याद रखें। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी है यानी कि वो निकाय हैं जिनको किसी कानून, विशेष कानून के प्रावधान के अंतर्गत यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, एक होती हैं आपकी संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया होता है, और एक ऐसी निकाय जिनको किसी कानून के माध्यम से, है ना, बनाया गया है, वो हमारे कौन सी बन जाएंगे, आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएंगी। क्लियर वाली बात। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ये कैसा है, आपका सांविधिक निकाय है। ओके, अब सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, कौन सा आपका यहाँ पर आपको याद रखना है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस आयोग का क्या है, नोडल मंत्रालय। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका जो गठन है, ठीक है, इसका जो गठन किया गया वो जनवरी 1992 में महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत किया गया। मैंने अभी आपको बोला किसी एक विशेष कानून के अंतर्गत आयोग बना है, तो वो कानून कौन सा है आपका यहाँ पर, कानून कौन सा है वो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। इसके अंतर्गत इसके जो एक्ट वगैरह हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो और इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है आपका यहाँ पर, जनवरी 1992 में हुआ है। ठीक है, पहले कानून पास हुआ है, वो कब हुआ है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया है, और आपका ये जनवरी 1992 में ये आयोग जो है आपके अस्तित्व में आ गया। यानी कि इसका गठन के बारे में पूछा जाता है तो आपको जनवरी 1992 का आंसर लगाना है। क्लियर वाली बात। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे 1992 में बना, तो कई सारे इसके जो अध्यक्ष हैं अब तक बनाए जा चुके हैं, लेकिन इस आयोग की जो पहली अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है आपकी यहाँ पर, श्रीमती जयंती पटनायक जी बनी है। कौन बने हैं आपके यहाँ पर, श्रीमती जयंती पटनायक। ठीक है, आपको पहला याद रखना है, और वर्तमान में जो है उनका नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर वाली बात। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो है वो कौन बने आपके यहाँ पर, जयंती पटनायक, और वर्तमान में जो है अभी आपके, ठीक है, वर्तमान में कौन है आपके यहाँ पर, रेखा शर्मा जी हैं। ठीक है, जो कि आपके अगस्त 2018 में बने थे, और भी वर्तमान तक कौन है, रेखा शर्मा जी आपके महिला आयोग की अध्यक्ष है। क्लियर। अब जनरली बात करें दोस्तों, हो सकता है कि आप 2020 में एमपीपीएससी आए नहीं, तो आपको ये अपडेट होना चाहिए कि वर्तमान में कौन किस निकाय का अध्यक्ष है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट वाला तो चेंज होगा नहीं, जयंती पटनायक ही रहेंगे, लेकिन आप याद रखें यहाँ पर कि वर्तमान के हो सकता है कि आप ये वीडियो 2021 में देखो, है ना, तो आप वहाँ पर चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका महिला आयोग है, ठीक है, सो महिला आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्या। ठीक है, सो बात करें यहाँ पर महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करनी है। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पर संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय, कई सारी भारत में महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं और उनको कानून में क्या क्या सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, सो एक तो उनको ये अवगत कराएंगे, प्रचार प्रसार करना उस प्रकार से,
तो उनके संवैधानिक और जो कानूनी अधिकार उनको दिए गए हैं तो उसके क्या करना, उनके उपायों की क्या करता है, ये समीक्षा करता है। क्लियर वाली बात। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे उपचारात्मक विधायी उपाय की सिफारिश करना और शिकायतों के निवारण में वृद्धि करना। ठीक है, अब यहाँ पे शिकायतों के निवारण में वृद्धि करना यानी कि किसी राज्य में या फिर देश में महिलाओं के अगेंस्ट में जो शिकायतें आ रही हैं, ठीक है, तो पुलिस स्टेशन में या फिर अपन बात करें यहाँ पे कानून या कोर्ट के माध्यम से कि उनका जो निवारण यानी कि उनको उनकी जो प्रॉब्लम है वो किस प्रकार से सॉल्व हो रही है, तो उनका क्या करना, तेज़ी से निवारण करना। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब केस आएंगे तो उनका निवारण भी कैसा होना चाहिए, स्पीड से होना चाहिए। क्लियर वाली बात। तो यहाँ पे क्या करता है, शिकायतों के निवारण में क्या करता है, वृद्धि करना, और उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामले सरकार को मामले हेतु सरकार को नैतिक सलाह देना। ठीक है, अब कोई भी मान के चलो कि एक केस आया है जो कि महिलाओं से संबंधित है, जैसे अपन बात करें यहाँ पर कि 3 तलाक का पाठ था, ठीक है, जिसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो महिला आयोग का काम क्या होगा कि सरकार को उसके बारे में अवगत कराएं और 3 तलाक को किस प्रकार से हटाया जाए या फिर उनमें क्या बदलाव किए जाए जिससे महिलाओं को राहत मिले। तो उस प्रकार की जो सलाह है वो किसको देगा, ये सरकार को मुहैया कराएगा। तो यहाँ पे क्या दिया कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामले हेतु सरकार को ये क्या करेगा, यहाँ पर नीतिगत यानी कि नैतिकता आपको क्या करेगा, ये सलाह प्रदान करता है। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, संरचना बात करेंगे कि आपका जो महिला आयोग है कि उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं और उनको कौन सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि ये जो आपका महिला आयोग है, ठीक है, ये एक ऐसा बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि इसमें एक ही अध्यक्ष नहीं होता, इसमें अध्यक्ष के अलावा भी क्या होंगे, आपके अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे इसमें एक तो कौन होता है, आपका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर 5 आपके क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है, अब ये जो सदस्य हैं, ठीक है, तो इनकी बात करें यहाँ पर किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना क्या यहाँ पर अनिवार्य होता है। ठीक है, मतलब 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्य में से एक आपका अनुसूचित जाति से बिलोंगिंग होना चाहिए और एक पर्सन जो है आपके अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर इसमें जो सदस्य रहेगा, ठीक है, एक सदस्य ऐसा होता है जो कि क्या होता है, इसका सचिव होता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कि आपका जो अध्यक्ष, सदस्य और सचिव का नामांकन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कई सारे आयोग ऐसे हैं जहाँ पर एक समिति बनती है, समिति में प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता होता है, इसके अलावा स्पीकर होंगे। तो जनरली अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हर आयोग का काम करने का तरीका अलग है, उनके जो निर्णय लेने का तरीका वो अलग है। तो उसी प्रकार से उनकी संरचना में जो सदस्य हैं तो उनकी किस प्रकार से भागीदारी है और उनको कौन सिलेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए अलग आयोग में अलग प्रावधान है। और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि महिला आयोग में जो आपके अध्यक्ष, सदस्य और सचिव का जो नामांकन होगा वो किसके माध्यम से हो रहा है, यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। क्लियर वाली बात। अब बात करें यहाँ पर कि इनके मतलब यानी कि अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, इनका जो वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तों का जो निर्धारण करेगा वो कौन करेगा, आपका यहाँ पर केंद्र की सरकार करेगी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होगा, यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा इनके वेतन, भत्ते और पेंशन का यहाँ पर क्या किया जाएगा, निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पर कि आपका जो सदस्य हैं और आपके जो अध्यक्ष हैं तो इनके कार्यकाल के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कार्यकाल की अपन बात करें यहाँ पर कि अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, यहाँ पर 3 वर्ष होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई सारी जगह पर कुछ आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं उनका 4 साल का भी होता है, किसी किसी का 5 साल का होता है, लेकिन इनका यहाँ पर कितना है, आपका यहाँ पर 3 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, किंतु स्वेच्छा से भी केंद्र सरकार को ये लोग जो हैं वो अपना क्या दे सकते हैं, यहाँ पर त्यागपत्र दे सकते हैं। क्लियर वाली बात। सो अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि महिला आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, तो आपको याद रखना है 3 इयर्स का होता है। क्लियर।
अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनकी जो पद च्युति है वो किस प्रकार से हो रही है, यानी कि इनको इनके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है और क्या क्या रीजन है जिसके आधार पर जो अध्यक्ष है उसको उसके पद से विमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, सो हम बात करें यहाँ पर कि जो केंद्र सरकार जो है, ठीक है, वो अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है। ठीक है, कैसे हटा सकती है कि यदि वो व्यक्ति क्या है दिवालिया घोषित किया गया हो। ठीक है, दिवालिया मतलब उसने बैंक का पैसा ले लिया हो या फिर कई सारा लोन है वो ना पटाया हो, तो कुल मिला के वो बैंकरप्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में उसको क्या पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, या तो फिर क्या है कि वो मानसिक रूप से कैसा हो, अस्वस्थ व्यक्ति हो, यानी कि मेंटली परेशान हो, गलत सलत व्यवहार कर रहा हो, तो उस प्रकार से उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो कार्य करने में कैसा हो, सक्षम ना हो या फिर अक्षम हो, यानी कि वो व्यक्ति जो है जिस पद पर बैठा हुआ है वो उस काम को कर ही नहीं सकता, मतलब है ना, तो उस प्रकार के पार्ट में उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर। अब या तो हम बात करें कोई अध्यक्ष है या फिर कोई सदस्य है उसने कोई अपराध किया हो और अपराध सिद्ध हो गया हो, ठीक है, तो इस आधार पर भी यहाँ पर केंद्र सरकार जो है उसको उससे पद से हटा देगी, या फिर उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो केंद्र सरकार की नज़र में क्या हो, अनैतिक हो, तो उस आधार पर भी यहाँ पर जो सरकार है वो उसको क्या कर सकती है, यहाँ पर उसके पद से हटा सकती है। ठीक है, या फिर हम बात कर रही अगर अध्यक्ष है या फिर कोई सदस्य है तो आयोग की क्या होती है, यहाँ पर बैठक होती हैं, तो अगर वो आयोग की जो बैठक हैं उनमें लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहा हो तब भी हम उसको उसके पद से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हटा सकते हैं। क्लियर वाली बात। तो ये सारे के सारे पॉइंट बहुत कॉमन है, हर संवैधानिक निकाय में भी देखोगे आप और या फिर अन्य जगह भी देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ से थोड़ा बेसिक कम क्वेश्चन बनने का भी वो है, लेकिन आपको ये याद रखना है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि आयोग के जो कार्य और शक्तियाँ जो उनको दी गई हैं वो क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आयोग के कार्यों के बारे में। ठीक है, सो बात करें यहाँ पर आयोग का जो कार्य है, महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए गए संवैधानिक अधिकारों हेतु क्या करना है, यहाँ पर सुरक्षा उपाय करना और उनके संबंध में सरकार को क्या देना है, यहाँ पर नैतिकत सलाह देना, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात करी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हम देखें यहाँ पर कि महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव देना। ठीक है, जनरली अपन बात करें यहाँ पे कि दहेज कानून है वो बहुत पहले बना, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान की कंडीशन में हम देखें यहाँ पर कि ऑनलाइन पार्ट आ गया है, किसी अन्य प्रकार से क्या हो रही है, चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो महिला आयोग क्या करेगी, पुराना जो कानून बना है कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं बदलाव करने की आवश्यकता हो, तो उस आधार पे यहाँ पर ये सरकार को क्या करेगी, सुझाव देगी। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफिस में यानी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यानी कि इसको क्या किया जाए, सेक्सुअल हैरेस किया जा रहा है, यानी कि परेशान किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। ठीक है, तो जनरली देखा होगा आपने, बड़ी पिक्चरों में भी देखने को मिलता है, ये कई सारी मूवी भी बन चुकी हैं इस पर कि जो बॉस रहते हैं यानी कि जो मेल बॉस रहते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि अपने इंटर्न्स को या फिर अपन बात करें यहाँ पे उनके ऑफिस में जो गर्ल्स हैं उनका क्या करते हैं, यहाँ पर सेक्सुअली हरेस करते हैं उनको। ठीक है, तो उस प्रकार की जो कार्य प्रणाली है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पे क्या करना, व्यक्तिगत शिकायतों की क्या करती है, ये जांच करती है और मामले के संबंध में या संदर्भ में उपयुक्त अधिकारी को क्या करना, इसका सूचित करना, इसका क्या रहता है, प्रमुख कार्य रहता है। ठीक है, अब महिलाओं को शीघ्र न्याय की प्राप्ति हेतु आयोग पारिवारिक लोक अदालत में प्रायोजित कर सकता है। ठीक है, जनरली आपने देखा हो कि महिलाओं के संबंध में जो अपराध होते हैं वो ज़्यादातर पारिवारिक ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करना दहेज के लिए परेशान करना, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तो वहाँ पर ये जो आयोग को शक्ति प्रदान है यहाँ पर कि ये खुद पारिवारिक लोक अदालत है उनको लगा सकती है अपने बिहाफ पर, जिससे महिलाओं को शीघ्र जल्दी से जल्दी क्या मिले, न्याय मिल सके। क्लियर वाली बात। तो सारे के सारे पॉइंट याद रखना, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर किसी जेल, सुधार गृह या महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में अन्यथा रखा जाता है, तो उनका क्या करना, निरीक्षण करना या फिर करवाना
औपचारिक कार्रवाई के लिए यदि आवश्यक हो तो संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना। ठीक है, जनरली अपन बात करते हैं महिलाओं की भी जेल होती हैं, महिला जेल रहती हैं, तो महिलाओं का वहाँ पर शोषण नहीं हो रहा, महिलाओं को वहाँ पर प्रॉपर सुख सुविधाएं दी जा रही हैं कि नहीं, या फिर उनके साथ कुछ अनुचित घटनाएं हो रही हैं या फिर कुछ गलत कार्य कराए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करती है, समय समय पर महिला आयोग जो है वो निरीक्षण करती है, या फिर किसी अन्य संस्था के माध्यम से करवा सकती है जैसे कि एनजीओ के माध्यम से। और ये वहाँ से संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार क्या टच में रहती है और उनकी स्थिति का जो पार्ट है, स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त समय समय पर करती रहती है। क्लियर वाली बात। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो महिला आयोग है, ठीक है, इसको सिविल न्यायालय की यहाँ पर क्या शक्ति प्रदान की गई है। आप याद रखना यहाँ पर कि महिला आयोग को यहाँ पर क्या सिविल न्यायालय की जो शक्तियाँ होती हैं वो यहाँ पर प्रदान की गई है, जिससे होता क्या है कि ये किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकती है। ठीक है, समन जारी यानी कि आपको एक प्रकार से कानूनी नोटिस जारी कर सकती है। ठीक है, जनरली देखा होगा कि कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर किसी व्यक्ति को सिविल केस में यहाँ पर क्या है कि समन जारी किया जाता है। सो इस केस में यहाँ पर ये आयोग जो है बिना सिविल कोर्ट जाए, यानी कि इसके पास खुद ही वो शक्ति है कि ये संबंधित अधिकारी या फिर संबंधित किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है। क्लियर। अब इसके अतिरिक्त आयोग के जांच के संबंध में शामिल कार्यों में गवाहों को समन भेजकर परीक्षण कराना, ठीक है, किसी भी दस्तावेज को अपने समक्ष मंगवाना, न्यायालय के अभिलेख का रिकॉर्ड मंगाना, शपथ पत्र पर गवाही लेना आदि इनके कार्यों में यहाँ पर क्या है शामिल है। क्लियर वाली बात। अब बात करें यहाँ पर बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए यहाँ पर क्या करना, धन उपलब्ध कराना। इसका मतलब है कि कई ज़्यादा संख्या में अगर महिलाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो महिलाओं से संबंधित जो मुकदमे हैं, तो उनसे संबंधित जो कानूनी व्यवस्था है या उनसे संबंधित जो मुकदमे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सरकार को आग्रह करना कि वो उनके लिए क्या यहाँ पर धन उपलब्ध कराएं। क्लियर। सो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो प्रश्न हैं, मुद्दे हैं, तो उनसे संबंधित सरकार को यहाँ पे आग्रह करती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन मुहैया कराएं, जिससे क्या हो, उन महिलाओं को क्या किया जा सके, यहाँ पर उनका उपाय किया जा सके, उपचार किया जा सके, या फिर अगर वो घर से बेघर हो गई हैं तो उनको घर की सुविधा मुहैया करा सकें। तो उस प्रकार के लिए क्या करना है, यहाँ पर धन उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य रहता है। ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।